हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू टॉपर्स क्लब। तो इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेस्ट PYQs। हर एक सवाल से कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने के लिए मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिखाया जा रहा है, पहले आपको क्या करना है, पॉज करना है, खुद ट्राई करना है उस क्वेश्चन को, और उसके बाद ही आप आगे बढ़ोगे। उसके बाद ही आप अप्रोच चेक करोगे कि क्या आपकी अप्रोच सेम है या फिर आपको अपनी अप्रोच चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगेन कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, आपको वो ट्राई करना ही है पॉज करके, उसके बाद ही आप आगे बढ़ोगे। ओके, अगर आप ये सेशन स्किप कर रहे हो तो आपके डेफिनेटली कुछ कंसेप्ट तो स्किप होने वाले हैं। तो आपको जिस भी स्पीड पर देखना है आप देख सकते हो, पर इसमें जो कंसेप्ट्स आपको सिखाए जा रहे हैं वो आप ज़रूर फॉलो करोगे और ज़रूर देखोगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला सवाल ट्राई करोगे इसको, और हर एक क्वेश्चन फिर हम अगली स्लाइड पे सॉल्व करेंगे। चलिए, क्या दिया है यहाँ पर। पहली बात तो देखो, ये सर्कुलर अरेंजमेंट है। ठीक है, सर्कुलर टेबल में बैठे हैं ये लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप बेसिक सेशन देख चुके हो, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। राइट लेफ्ट आपको पता है। पहली बात ये देखो, अगर सर्कल है, 8 लोग हैं, सबने कौन सी डायरेक्शन अगर फेस कर रखी है, इनसाइड डायरेक्शन फेस कर रखी है। चलो इन शॉर्ट में बता देती हूँ आपको। यहाँ पे अगर कोई चीज़ रखी है, आप सेंटर की तरफ देख रहे हो, टेबल की तरफ बैठे हो और अंदर की तरफ देख रहे हो, तो दाएं हाथ से कहाँ जाओगे, ये आपकी राइट साइड होगी। यहाँ पे अगर आप बैठे हो तो ये क्या होगी, राइट। खुद को इमेजिन करना है, ये राइट है और ये आपका जो लेफ्ट हैंड है वो आपकी कौन सी साइड होगी, लेफ्ट साइड। बस इतना सा है इनसाइड आउटसाइड वाला कंसेप्ट। अब सुनो, क्या डाउट आता है स्टूडेंट्स को कि बिटवीन वाली चीज़ में, कि हमें बिटवीन कैसे लिखना है। अगर आपको सपोज दे रखा है A इज बिटवीन, ठीक है, B एंड C, A बीच में है B और C के, तो कैसे बना सकते हो इसको। या तो A यहाँ पर होगा, अगेन B कहाँ है, C कहाँ है, हमें नहीं पता। तो A अगर बीच में बैठा है तो BC या तो उसके साइड में होंगे, ये हो गई। जब वो उसके एकदम साथ में बैठे हैं, उसके नेबर्स हैं। ठीक है, अगली चीज़ क्या हो सकती है, जब हम 8 लोगों की बात करते हैं, सर्कल में 8 लोग बैठे हैं, सेम चीज़ आपकी हर जगह पे फॉलो होगी, चाहे वो सर्कल हो, चाहे आपका बॉक्स का अरेंजमेंट हो। बॉक्स में क्या होता है, बॉक्स में कुछ ऐसे दिया जाता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, सेम। अगर वो बिटवीन वाली चीज़ बोलता है कि A बीच में है BC के, तो अगर यहाँ पे बैठा हुआ है A, तो या तो BC यहाँ पर आएगा, या फिर क्या होगा, एक छोड़ के। बिटवीन मतलब दोनों तरफ से बराबर लोग छूटने चाहिए। ठीक है, या फिर क्या होगा, 8 लोगों की बात हो रही है तो A एक पर्सन छोड़ के यहाँ पर कहीं BC आएगा। सेम लेफ्ट में भी एक पर्सन छोड़ के कहीं BC आएगा। फिर या फिर क्या हो सकता है, A 2 लोग छोड़ के BC आएगा, या फिर लेफ्ट तरफ से 2 लोग छोड़ के BC आएगा। अगर हम इसे सर्कल में देखें तो कैसे कैसे केस बनेगा, क्या हो सकता है, अगर A यहाँ बैठा है तो B और C या तो यहाँ आ सकते हैं, ये हो गए हमारे नेबर्स। ठीक है, ये हो गए नेबर्स। या फिर क्या होगा, A एक छोड़ के BC यहाँ आ सकता है, और A एक पर्सन छोड़ के BC यहाँ पर आ सकता है। अगली चीज़ क्या हो सकती है, अगली चीज़ इसमें हो सकती है कि A 2 लोग छोड़ के BC यहाँ आ सकता है, या A 2 लोग छोड़ के BC यहाँ पर आ सकता है। अब इसमें ध्यान क्या रखोगे आप, सेम यही चीज़ आपकी बॉक्स वाले में होगी। स्क्वायर मतलब कोई भी चीज़ है, बिटवीन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि वो एग्जैक्ट बीच में होगा। पर जब वो नेबर की बात करता है तो नेबर में क्या होता है कि वो साइड में ही बैठे हैं, या फिर एडजेसेंट बोल देता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो लोग साथ में ही बैठे हैं। पर जब भी आप कंडीशन चेक करते हो तो सबसे पहली कंडीशन जो आप चेक करोगे वो क्या होगी, वो होगी आपकी A के नेबर हैं B और C। ठीक है, A बिटवीन में। अब देखो, जितने भी आपके SSC में सवाल पूछे गए हैं सर्कुलर अरेंजमेंट के, सर्कल की जब भी बात हुई है तो बिटवीन मतलब उसने बीच में ही लिया है। मतलब ये वाली केस ही, बीच में भी कौन सा वाला केस लिया है उसने,
आपका मोस्ट ऑफ द केसेस में, मतलब पिछले 2-3 साल में तो यही चीज़ एकदम फॉलो हुई है, उसके पीछे जाके और चीज़ें देखनी पड़ेंगी, पर जब सर्कल की बात हो रही है ना, तो उसने हमेशा ये जो फर्स्ट केस है ना, ए बीच में है BC के, ये वाला केस ही फॉलो किया है जब बात सर्कल की हो रही है। ओके, तो हमेशा पहले ये वाला केस चेक करोगे, जब ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी नहीं बनेगी उसके बाद ही अगले केस पर जाओगे, उसके बिना अगले केस पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेम अगर आपका बॉक्स वाला है, बॉक्स में आपके हुए हैं, मतलब बिटवीन, मतलब उसने एकदम ही बीच वाली चीज़ नहीं ली है, 1% छोड़ के भी लिया है, पर सर्कल में हमेशा ये वाली चीज़ उसने फॉलो की है। तो जब ये पॉसिबिलिटी आपकी नहीं बनती तभी आप आगे जाओगे। पर बिटवीन का मतलब क्या होता है? बिटवीन का मतलब ये होता है कि या तो वो एग्जैक्ट बीच में होना चाहिए, या तो साथ में बैठे होंगे, या दोनों राइट और लेफ्ट से मतलब बराबर लोग उनके बीच में होने चाहिए। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अब हम आते हैं अपने सवाल की तरफ। क्या दिया है यहाँ पर? यहाँ दिया है राघव, मनप्रीत, सुनैना, प्रकृत, वेदिका एंड अरवा आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। सबसे पहली बात क्या लिखेंगे? सिर्फ इनिशियल लिखेंगे, क्योंकि सबका नाम क्या है? अलग है। RMSPVA। ओके, कहाँ बैठे हैं वो? सर्कुलर टेबल में बैठे हैं। और कहाँ फेस कर रहे हैं? सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। ये चीज उसने बोल दी। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 ये कर रहे हैं अंदर की तरफ फेस। जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये इनसाइड का एरो दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद सोचोगे अच्छा सबने अंदर फेस कर रखा है ना, खुद को इमेजिन करोगे राइट जाना है तो राइट की तरफ जाओगे, और लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट की तरफ उसे देखते ही बना दोगे। आगे उसने क्या दिया है? R इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P। R कहाँ है? R है सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ, या फिर ऐसे बना सकते हैं, R इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P। M इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S। M कहाँ है? इमीडिएट लेफ्ट में है S के। आगे उसने क्या बोला है? A इज सेकेंड टू द राइट ऑफ V। A कहाँ है? A है सेकेंड टू द राइट ऑफ V। हमेशा राइट और लेफ्ट का एरो लगाओगे, वरना जब सिर्फ ऐसे लिख दोगे ना V एक छोड़ के A, वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा राइट में था कौन सा लेफ्ट में था। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि एक पर्सन छोड़कर है, हमें नहीं पता कौन सी डायरेक्शन में है। खुद जो शॉर्टकट्स आप लिखते हो वो आपके लिए इतने तो होने चाहिए कि आप खुद समझ पाओ उसे। ये चीज़ क्लियर है? तो ऐसे नहीं लिखोगे अगर आपको डायरेक्शन पता है तो। आगे उसने बोला है देयर आर एन इक्वल नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन R एंड M। जैसे ही इक्वल नंबर ऑफ पीपल सुन लिया तो क्या आएगा माइंड में तुरंत? जब दोनों तरफ से बराबर लोग हैं मतलब वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? फेस कर रहे हैं। बताया था बेसिक सेशन में। तो उसमें हमें डायरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं होता, चाहे आप राइट जाओ चाहे आप लेफ्ट जाओ, डायरेक्ट बनाएंगे इसे। क्या लिखा है इसने? R और M फेस कर रहे हैं एक दूसरे को। R यहाँ आ जाएगा, M यहाँ आ जाएगा। आगे उसने क्या दिया है? हु इज सिटिंग। अच्छा, आगे है हमारा क्वेश्चन। अब कैसे हम इसको स्टार्ट करते हैं? R और M हमने अपना बना लिया। अब हम देखेंगे इनसे कौन सी चीज़ों को हम मर्ज कर सकते हैं, कौन सी कंडीशन को हम मिला सकते हैं। जब हमें R और M दिखाई दे रहा है, R हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, M हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, मतलब इसके थ्रू हम कुछ ना कुछ बना सकते हैं। पहले इसने क्या बोला है? P के लेफ्ट में एक छोड़ के R है। अब इतना पता है R एक छोड़ के P होगा। अब R एक छोड़ के P या तो यहाँ आएगा, R एक छोड़ के P या तो यहाँ आएगा, पर इसने क्या बोला है? P के लेफ्ट में। अब बताओ यहाँ पर ये राइट है ये लेफ्ट है, बिल्कुल P हम यहाँ बना सकते हैं। अगर आप P यहाँ पर बनाओगे, अगर आप P यहाँ बनाओगे तो ये क्या आ जाएगा? P के राइट में एक छोड़ के R आ जाएगा, इसलिए P बन गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब R के राइट में, और P के लेफ्ट में एक छोड़ के हो गया हमारा R। अगली चीज उसने बोली है S के इमीडिएट लेफ्ट में M है, तो S कहाँ आ जाएगा? S का इमीडिएट राइट, S का इमीडिएट लेफ्ट। आगे उसने क्या बोला है? V के राइट में एक छोड़ के A है। बस दो ही जगह हमारे पास खाली हैं। यहाँ पे तो V आएगा नहीं क्योंकि इसके राइट में एक छोड़ के कोई जगह बचती नहीं है, तो V आ जाएगा यहाँ पर और A आ जाएगा यहाँ पर। V के राइट में एक छोड़कर A है। क्या पूछा है उसने हमें? हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S। अब देखो अगेन 6 लोग बैठे हैं, पहले ही बताया था थर्ड टू द लेफ्ट मतलब क्या होता है कि उनके बीच में कितने लोग होंगे?
दो लोग होंगे, जैसे ही दो लोग हैं क्लियर पता चल रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे। नहीं मतलब डायरेक्शन से, डायरेक्ट क्या देखोगे कि आपका जो एस है वो फेस किसको कर रहा है, तो एस किसको फेस कर रहा है, एस आपका फेस कर रहा है ए को, तो ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। पीछे हैं आपके आंसर देखो, ठीक है, क्लियर है ये चीज। अगला सवाल देखोगे, ट्राई करोगे इसे एक बार और उसके बाद हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। चलिए, क्या दिया है यहाँ पर, 8 फ्रेंड्स आर सिटिंग क्लॉकवाइज। अच्छा, अब बात आ गई देखो क्लॉकवाइज की। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, जब सर्कल में हम अंदर की तरफ फेस करते हैं तब क्लॉकवाइज क्या होता है, और जब हम सर्कल में बाहर की तरफ फेस करते हैं तब क्लॉकवाइज क्या होता है। इसे कैसे, एक बार हम देखेंगे किताबी ज्ञान की जैसे क्या डेफिनेशन रटनी होती है, और यहाँ पे आपको अगेन रटना कुछ नहीं है। क्या दिया है यहाँ पर, सर्कल। पहले क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाली चीज समझोगे, उसके बाद आएंगे हम सवाल की तरफ। ये हैं आपके दो सर्कल, एक सर्कल कर रहा है अंदर की तरफ फेस और एक सर्कल आपका कर रहा है बाहर की तरफ फेस। अब जब हम बात करते हैं डेफिनेशन की, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम यहाँ पर, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब ये आउटसाइड वाले का है, चलो इसे लिखते नहीं है यहाँ पे, ये दिख ही रहा है क्लियर। ये आपका आउटसाइड वाले का क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है और ये आपका इनसाइड वाले का क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है। क्या बोला जाता है कि जब सर्कल में अंदर की तरफ फेस कर रहे हो तो आपका जो क्लॉकवाइज होगा वो कौन सी तरफ होगा, लेफ्ट तरफ होगा, और एंटी क्लॉकवाइज कौन सी तरफ होगा, राइट। इसका मतलब क्या है, सिर्फ ये चीज बोली जाती है कि सर्कल में अगर आप अंदर की तरफ फेस कर रहे हो, आपको अगर क्लॉकवाइज जाना है तो आप लेफ्ट डायरेक्शन में चले जाओ, और आपको अगर एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो आप राइट डायरेक्शन या फिर दाएं डायरेक्शन में चले जाओ, ठीक है। अब जब आउटसाइड की बात आती है तो ये चीज़ एग्जैक्ट अपोजिट हो जाती है, वाइस वर्सा हो जाती है, उल्टी हो जाती है। क्या होता है, क्लॉकवाइज में हो जाता है आपको जाना है दाईं तरफ या फिर राइट साइड, और एंटी क्लॉकवाइज में आपको जाना होता है लेफ्ट साइड। ये हो गई तुरंत से चीज रट लेने वाली बात। अब हम समझेंगे कि हम वहां करेंगे क्या। देखो, इमेजिन करो, सोचो इस चीज को, बिल्कुल सोचोगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि बोला और सिर्फ सुन रहे हो। ये हो गई आपकी घड़ी। घड़ी में कैसे दिखता है आपको, यहाँ पर 12 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ पर 9 है आपका। अब अगेन सोचोगे कि आप एक घड़ी की तरफ या तो देख रहे हो या फिर एक सर्कल में बैठे हो और अंदर की तरफ देख रहे हो। मुझे एक बात बताओ, क्लॉकवाइज का मतलब सिर्फ इतना होता है कि घड़ी की सुई आपकी कैसे घूम रही है। ओके, आपकी सुई कैसे घूम रही है, सिर्फ ये चीज वहां पे आपको देखनी है। तो अगर आप यहाँ पर बैठे हो, इधर आप बैठे हो, ठीक है, इस वाली जगह पे आप बैठे हो, ये आप ही हो, ये आप बैठे हो यहाँ पर। अब जब आप ऐसे बैठे हो अंदर की तरफ देख रहे हो, तो मुझे एक बात बताओ, सुई आपकी ऐसे जाएगी या फिर सुई ऐसे घूमेगी? आपकी सुई ऐसे ही तो जाएगी, 6 से 9 की तरफ जाएगी, 9 से 12 की तरफ जाएगी, 12 से 3 ऐसे ही जाएगी, 6 से 3 की तरफ तो जाने नहीं वाली। तो आपकी सुई 6 से 9 की तरफ, मतलब कौन सी डायरेक्शन। अब आपको इतना तो पता चल गया कि जब क्लॉकवाइज की बात कर रहा है वो, तो आपकी सुई यहाँ से यहाँ जा रही है। अब आपकी डायरेक्शन ये है, आप इनसाइड फेस कर रहे हो, तो कौन सी डायरेक्शन हो गई ये? अगर आप इनसाइड फेस कर रहे हो तो ये क्या है, राइट, ये क्या है, लेफ्ट। क्लियर है ये बात? तो कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो, सुई कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? सुई जा रही है आपकी लेफ्ट की तरफ, बाईं ओर जा रही है। क्लियर है ये बात? सेम अगर यहाँ पे आपको बोल दिया जाए कि अब आपको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, जैसे आपकी सुई नहीं घूमेगी, जैसे आपकी क्लॉक नहीं घूमती, अब सुई जाती है कहाँ, लेफ्ट की तरफ जा रही है, ऐसे घूम रही है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होगी, उसकी एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन। तो जब आप यहाँ बैठे हो तो ये कौन सी डायरेक्शन है, राइट डायरेक्शन है। क्लियर? तो बस राइट लेफ्ट रखने की जगह जब आपको इनसाइड दिखेगा आप तुरंत से क्या करोगे, अच्छा मैं यहाँ पर हूँ तो क्लॉकवाइज के लिए सुई तो ऐसे ही घूमने वाली है,
डायरेक्शन तो आपको याद ही है ना, डायरेक्शन तो आपको पता ही है, राइट क्या है लेफ्ट क्या है, तो इसलिए इसे रटने की जरूरत नहीं है, बस उसे उस डायरेक्शन में घुमा देना है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। सेम अगर आप चेक करोगे आउटसाइड फेसिंग के लिए या फिर जब बाहर देख रहे हैं, वापस ये आपका 12 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया। आउटसाइड के लिए अब आप यहाँ पर बैठे हो, मान लो कहीं पे भी बिठा के देख सकते हो, कुछ चेंज नहीं आने वाला। ठीक है, यहाँ पे बैठे हो, यहाँ पे कोई चीज रखी है या फिर आप इस तरफ देख रहे हो, ये चीज हो गई पहली चीज क्लियर। अब एक बात बताओ, 12 से सुई कहाँ जाएगी? 3 की तरफ जाएगी, 3 से 6 की तरफ जाएगी। जब वो 12 से 3 की तरफ जा रही है तो ये डायरेक्शन कौन सी है? अगर आप यहाँ बैठे हो तो ये क्या है, राइट है या नहीं है? क्लियर है ये बात? इसलिए क्लॉकवाइज आपका हो जाता है राइट साइड। सेम कौन सी साइड सुई नहीं जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज की हम बात करें तो ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन है? यहाँ पर आउटसाइड फेस कर रहे हो तो लेफ्ट डायरेक्शन है। क्लियर है ये बात? एक बार समझ लोगे, इसे ऐसे नहीं सोचोगे अरे ये तो हमें पता है, इतना ज़्यादा समझाया जा रहा है, मैं सोच रही हूँ आपको कुछ नहीं आता। एक बार समझ लो, ये वाला डाउट आपको वापस नहीं आएगा। ओके, अब आते हैं हम अपने सवाल की तरफ। क्या दिया है यहाँ पर? 8 friends are sitting clockwise in the same order around a circular table at equal distances between them। 8 लोग हैं, सर्कुलर टेबल में बैठे हैं। ठीक है, ये बोल दिया फेसिंग द सेंटर। अब इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी? एक तो पहली बात कि वो सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, और दूसरी बात सेम ऑर्डर में बैठे हैं। वरना वो क्या बोलता है, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। हमें नहीं पता कि वो किस ऑर्डर में बैठे हैं, पर यहाँ इसने बोल दिया कि वो बैठे हैं इसी ऑर्डर में, P Q R S T U V, और कौन सी डायरेक्शन फेस कर और किस ऑर्डर में कर रहे हैं, क्लॉकवाइज ऑर्डर में वो बैठे हैं। आगे क्या दिया गया है? इफ S इज सिटिंग इन द वेस्ट। अब देखो बात आती है डायरेक्शन की। एक और चीज, डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे हम दिखाते हैं? अगेन हम ये डायरेक्शन चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ मैं आपको सवाल के लिए ये चीज़ बता रही हूँ। ये आपका होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये पता है आपको। अब उसके बाद ये वाली जो डायरेक्शन आएगी, ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। ये क्या होगा? साउथ ईस्ट। ये कौन सी डायरेक्शन है? साउथ वेस्ट। और ये कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ वेस्ट। ओके, क्लियर है ये बात? अब इसने हमें क्या दे रखा है? इसने हमें दिया है S इज सिटिंग इन द वेस्ट। देखो, अब या तो आप इसी पे बना लो तो भी सेम चीज आपकी आने वाली है। अगेन देखो, इसे सर्कल मान सकते हो या नहीं मान सकते हो? देखो, सब रीजनिंग में क्या है ना, सब चीजें इमेजिनेशन है। जैसे मैंने क्या बोला था कि स्क्वायर हो, पेंटागन बोल दे, हेक्सागन बोल दे, अगर बोल रहा है ना सब इनसाइड फेस कर रहे हैं, तो चाहे आप सर्कल में ही बना सकते हो, उसे कोई ज़रूरत नहीं है शेप बनाने की, जब तक वो ये नहीं बोलता कि कॉर्नर पे है वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं, जो मिडल में है वो इनसाइड फेस कर रहे हैं। आपकी शीट नहीं देखने आने वाला एग्जामिनर, आपका सिर्फ सवाल सही होना चाहिए, आपका राइट और जो लेफ्ट जा रहे हो वो सही होना चाहिए। तो नहीं, मतलब अगर आप यहाँ पे, इवन मैंने इसे आपको सर्कल बना के दिखाया, आप इसे सर्कल नहीं बना के नॉर्मल भी यहाँ पर लिख दोगे तो कुछ भी अंतर नहीं आएगा। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको। आगे इसने क्या बोला है? अगेन चलो यहाँ पे सर्कल क्लियर बनाने के लिए मैं यहाँ पे बना देती हूँ। ये आपको दिख ही रहा है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट, ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, साउथ है। ठीक है, क्या बोला इसने क्लियरली? इफ एस इज सिटिंग इन द वेस्ट। इसने बता दिया एस कहाँ बैठता है, एस वेस्ट पे बैठता है। तो बताओ देन हु इज सिटिंग इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब अगेन हमें पता है कि ये लोग क्लॉकवाइज में बैठे हैं, पर हमें ज़रूरत नहीं है पूरा बनाने की। उसने हमें सिर्फ कितना पूछा है? उसने पूछा कि बताओ यहाँ पर कौन इंसान बैठा है। यही तो बोला था, साउथ वेस्ट। सिर्फ साउथ वेस्ट पूछा है उसने, क्लॉकवाइज में बैठे हैं। तो बताओ अगर एस है, एस के पहले कौन आएगा? एस के पहले आर ही आएगा। एस के पहले, अब ये सारे कहाँ फेस कर रहे हैं? इनसाइड। देखो प्रैक्टिस के साथ ये नहीं बनाओगे, पर अभी देखो एस यहाँ पे बैठेगा, एस के पहले क्या है? आर, आर के पहले क्या है? क्यू, और क्यू के पहले क्या है? पी। क्यों हमने ऐसे बनाया और क्यों एस की जगह हमने आर यहाँ नहीं बनाया, क्यू यहाँ नहीं बनाया?
पी यहाँ नहीं बनाया, इसलिए नहीं बनाया क्योंकि क्लॉकवाइज में हम कैसे जाते हैं, उसने बोला है इस ऑर्डर में बैठे हैं ये लोग, तो क्लॉकवाइज में कहाँ जाओगे, लेफ्ट की तरफ जाओगे। क्लियर है? तो P के लेफ्ट में Q, Q के लेफ्ट में R, R के लेफ्ट में S। ये चीज़ हो गई क्लियर। हमारा आंसर सिर्फ क्या था, R, मतलब हमें सिर्फ R ही बनाना था। तो साउथ वेस्ट में कौन बैठा है, R बैठा है। कहाँ है यहाँ पर, B इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल ट्राई करोगे इसको, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी आपको कि क्या आप ऐसे ही करते थे ये सवाल। चलिए, आई होप ट्राई किया है आपने, भरोसा करती हूँ मैं आपके ऊपर कि ट्राई करा है। ठीक है, नहीं किया तो अभी भी पॉज करके ट्राई कर लो। क्या दिया है यहाँ पर, A B C D E एंड T आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग साउथ। 6 लोग हैं, कहाँ फेस कर रहे हैं, साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्या दिया है, A इज थर्ड टू द राइट ऑफ E। A कैसे बैठता है, कंडीशन हम यहाँ लिख लेते हैं, A इज थर्ड टू द राइट ऑफ, किसके हैं, E ही है ना, A इज थर्ड टू द राइट ऑफ E। हाँ, आगे से दिया है C इज फोर्थ फ्रॉम वन एंड ऑफ द रो। C फोर्थ है, कहाँ से फोर्थ है हमें नहीं पता, या तो राइट से हो सकता है या लेफ्ट से हो सकता है। आगे उसने क्या दिया है, B हु इज इन बिटवीन A एंड D। B कहाँ है, B A और D के बीच में है। देखो ये लाइन क्यों खींच देते हैं ना हम, इसलिए खींच देते हैं कि हमें A और D की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता, A कहाँ है, राइट में है, लेफ्ट में है, हमें नहीं पता वो चीज़, पर हमें ये पता है कि B इन दोनों के बीच में बैठा है। जब आपको डायरेक्शन पता चल जाए तो आप कुछ ऐसे नोट कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्शन पता है ना कि राइट में है तो ऐसे बना दो ताकि कंफ्यूज ना हो। ओके, अब क्या दिया है यहाँ पर, B हु इज इन बिटवीन A एंड D इज, किसकी बात हो रही है, B की बात हो रही है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T। B कहाँ है, B है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T। आगे क्या दिया है, D इज एट द लेफ्ट एंड। तो यहां से हम कर सकते हैं इसको शुरू कि उसने बता दिया D कहाँ है, लेफ्ट एंड पे। देखो नॉर्थ साउथ में कंफ्यूज होके ये नहीं करना कि आप साउथ के हिसाब से ही पूरी डायरेक्शन लिख रहे हो, लिख आप अपने रेफरेंस के लिए रहे होते हो तो अपने रेफरेंस के लिए आप लिख सकते हो। दूसरी बात, अगर सारे लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं और यहाँ पर जैसे दिया है कि सारे लोग साउथ फेस कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप क्या करोगे, सबको साउथ, साउथ मतलब यहाँ पे कैसे बनाओगे, कुछ ऐसे 1 2 3 4 5 6 इन्हें साउथ फेस कर रखा है। ठीक है, और उसके बाद आप अपना शुरू करोगे। इसने क्या बोला था, D हमारा लेफ्ट एंड पे है तो साउथ फेस कर रहे हैं तो लेफ्ट एंड क्या हो जाता है, राइट एंड, D यहाँ पर आएगा। तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आप नॉर्थ वाला अरेंजमेंट बनाओ, जो भी आपको कंडीशन दी है आप उसमें क्या करोगे, नॉर्थ वाला अरेंजमेंट बनाओगे कि सबने नॉर्थ फेस कर रखा है, और लास्ट में सिर्फ क्या करोगे, उसको रिवर्स कर दोगे। जो भी आपका ऑर्डर आएगा उसको रिवर्स कर दोगे। कैसे कर दोगे सीखोगे यहाँ पर, अगर आपको नहीं पता है ये चीज़ तो। ओके, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम इसे बनाएंगे नॉर्थ के हिसाब से। सबसे पहली चीज़ उसने क्या बोली है, D बैठता है लेफ्ट हैंड पे। क्या करेंगे, 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 2 केस हम अपने बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6। क्या दिया यहाँ पर, D कहाँ है, लेफ्ट हैंड पर है, D हमारा बैठता है लेफ्ट हैंड पर। आगे क्या चीज़ दी गई है, C फोर्थ बैठता है, कहाँ से बैठ रहा है ये चीज़ हमें नहीं पता, तो एक बार हम राइट से बिठा लेंगे और एक बार हम लेफ्ट से बिठा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हो गया C राइट से फोर्थ हैंड पे और यहाँ पे हो गया C लेफ्ट से फोर्थ हैंड पे। आगे उसने क्या बोला है, A B और D, मतलब जो B बैठता है वो A और D के बीच में बैठता है। तो D कैसे बन सकता है, D B A साथ में बन सकते हैं। अब यहाँ पे D B A के लिए जगह है, D एक छोड़ के B एक छोड़ के A बन सकता है, पर D 2 छोड़ के B के लिए तो जगह है नहीं, और फिर उसको अगर जगह होती भी तो 2 छोड़ के A के लिए जगह नहीं होती। तो हमारे पास 2 ही पॉसिबिलिटी हैं जैसे इस केस में बन सकता है। जब हम बात करते हैं सेकंड केस की, सेकंड केस में क्या दिख रहा है, यहाँ पे अगर हमने B को बिठा भी दिया तो क्या A के लिए जगह खाली है, नहीं है।
अगली चीज क्या कर सकते हो, डी एक छोड़ के बी, उसके लिए भी जगह खाली नहीं है। तीसरी चीज, अब डी दो छोड़ के बी अगर बना भी दोगे तो दो छोड़ के ए के लिए तो यहाँ पे कोई इंसान बैठा ही नहीं है, तो ये वाली कंडीशन हो गई गलत। क्लियर? यहाँ पे जब हम देखेंगे तो दो केस बन सकते हैं। ये वाली कंडीशन हो गई कैंसिल, इसे हम कर देंगे इरेज ताकि आपको चीजें क्लियरली समझ में आए। ये चीज क्यों कैंसिल हुई समझ में आया ना? नहीं आया तो समझ लोगे बैक जाके, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। अब देखो अगेन ये चीज मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे दो केस लिख रही हूँ। जब आप एग्जाम में करोगे तो क्या करोगे, ये दिख रहा है ना, नीचे वाली साइड दिख रही है और ये ऊपर वाली साइड है। तो दूसरी जो पॉसिबिलिटी जब हम एग्जाम में बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं कि यहीं पर लिख लोगे डी सी, इसके बाद जब कैंसिल होगी तो ऊपर यहाँ पे अगर नहीं बन रहा था तो यहाँ पे कर देते क्रॉस। ओके, एग्जाम में हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे आपको क्लियर दिखे इसलिए दो पॉसिबिलिटी ऐसे बनाई गई है। क्या करेंगे हम, डी यहाँ पर हमें पता है डी दो छोड़ के सी है, क्या कर सकते हैं, डी के साथ बैठा है बी और बी के साथ बैठा है ए, बिटवीन वाली चीज। अगर ये चीज हमारी नहीं बनेगी तो हम क्या करेंगे, डी एक छोड़ के बी और बी एक छोड़ के ए। ओके, आगे क्या बोला था उसने, टी के लेफ्ट में दो छोड़ के बी है, टी बी यहाँ पर है, दो छोड़ के हमारा क्या आना चाहिए, टी, टी के लेफ्ट में दो छोड़ के बी है दिख रहा है, सेम बी दो छोड़ के टी, टी के लेफ्ट में दो छोड़ के बी है, आगे ई के राइट में दो छोड़ के ए है, ए यहाँ पर है पर क्या दो छोड़ के यहाँ पे कोई भी जगह बचती है, नहीं बचती, ये केस हो गया गलत। अगेन ए दो छोड़ के हमारा ई कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। क्या बना हमारा ऑर्डर, क्या आया हमारा आंसर, हमारा आंसर आया, कैसे बैठे होंगे ये लोग, कहाँ पे लिखूं, क्लियर, एक सेकेंड, चलिए, डी ई बी सी ए टी। पर ये जो आया है इसे देखते ही सवाल सॉल्व करना नहीं शुरू करना। ये कौन सा ऑर्डर आया है, ये आया है आपका नॉर्थ। अगर ये नॉर्थ फेस कर रहे होते तो कैसे आता, डी ई बी सी ए टी, पर ये कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं साउथ। तो क्या होगा, बस रिवर्स करना है, रिवर्स करोगे तो क्या होगा, टी ए सी बी ई डी, ये आएगा आपका, ये बनेगा आपका सिटिंग अरेंजमेंट जब आप साउथ फेस करोगे। ओके, अब ये चीज कैसे होती है इसे चेक करोगे। ये हो गई आपके डायरेक्ट रिजल्ट वाली बात, यहां पर हम लिख लेते हैं क्लियरली और एक बार क्या करेंगे, साउथ वाला भी बना के देख लेंगे। यहाँ पे पहले हम नॉर्थ वाला लिख ले रहे हैं, डी ई बी सी ए टी, ये हमारा नॉर्थ का आया था, उसे सिर्फ हमने उल्टा किया, मतलब टी ए सी बी ई डी, ये हमारा किसका आना चाहिए, साउथ का आना चाहिए। चलो चेक कर लेंगे इसे साउथ के केस के लिए भी। ओके, क्या दिया यहां पर, वापस साउथ बनाएंगे, दो पॉसिबिलिटी, 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6। साउथ में क्या होगा, डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, ये चीज हमें पता है, राइट। अब ये जो अगर एंड में है तो इसका राइट क्या है, इमीडिएट राइट क्या है, यहाँ वाली जगह। अगर यहाँ पर ये अपना दूसरे एंड पर है तो इसका इमीडिएट लेफ्ट इधर आएगा। नॉर्थ में क्या हो जाती है वो चीज, इमीडिएट राइट। ओके, क्या दिया इसने, डी इज एट द लेफ्ट एंड, डी हमारा लेफ्ट एंड पर है, तो डी कहाँ आएगा बताओ, इस साइड आएगा या फिर इस साइड आएगा, डी लेफ्ट एंड पे है और ये कहाँ फेस कर रहे हैं, साउथ फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो डी हमारा बन जाएगा दोनों ही केस में राइट साइड नॉर्थ के हिसाब से और लेफ्ट साइड हमारी साउथ के हिसाब से। आगे उसने बोला है
अब हम अपनी कंडीशन को टिक करते जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। सी फोर्थ पे बैठा था, राइट से बैठ सकता है, लेफ्ट से भी बैठ सकता है, उसने क्लियर नहीं बताया, तो क्या हो जाएगा सी एक बार अगर हम डी की तरफ से लेंगे, दोनों तरफ डी ही है, अगर हम राइट हैंड से लेंगे नॉर्थ के हिसाब से या फिर लेफ्ट हैंड से लेंगे साउथ के हिसाब से, तो या तो यहाँ पर आ सकता है या फिर फोर्थ पोजीशन सी की यहाँ पर आएगी। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अगली चीज़ क्या थी हमारी, कहाँ बैठता है, जो हमारा बी है वो ए और डी के साथ बैठता है। अगेन यहाँ पर डी है, अगर हम बी को यहाँ पर बिठाएंगे तो ए के लिए जगह नहीं है, डी एक छोड़ के बी आ नहीं सकता, दो छोड़ के हम बनाएंगे तो दूसरी तरफ यहाँ पे कोई इंसान हमारे पास नहीं बचेगा, तो ये वाला केस हो जाएगा, इसलिए गलत। यहाँ पर हम सेम चीज़ करेंगे। देखो यहाँ पर अब मैं बता रही हूँ कि कैसे बनाते हैं हम एग्जाम में। डी यहाँ पर है, सी आपका यहाँ पर है, दो केस हो गए। एक केस ये है, एक केस ऊपर वाला है, उसने बोला है डी बी ए, डी के साथ बी बैठेगा, ए बैठेगा, नहीं तो क्या होगा डी एक पर्सन छोड़ के बी और बी एक पर्सन छोड़ के क्या आएगा, ए आएगा। ये चीज़ हो गई क्लियर। आगे उसने बोला है ई के राइट में दो छोड़ के ए होना चाहिए। अब ए यहाँ पर है, ए दो छोड़ के ई यहाँ पर आएगा, तो ई के राइट में दो छोड़ के ए बिल्कुल बन रहा है। सेम ए यहाँ पर है, ई यहाँ पर आ सकता है क्योंकि ए दो पर्सन छोड़ के यहीं पे जगह खाली है, तो पर ये क्या है ई का राइट और ये क्या है ई का लेफ्ट है। क्लियर है ये बात। साउथ फेस कर रहे हैं तो ये ई का क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, ई के राइट में दो छोड़ के ए नहीं बन रहा, ई के लेफ्ट में दो छोड़ के ए बन रहा है, इसलिए ये वाला केस हो गया गलत। आगे इसने क्या बोला था, टी के लेफ्ट में दो छोड़ के बी होगा, तो बी दो छोड़ के टी, टी का ये क्या है राइट और ये है अपना लेफ्ट। क्या बना हमारा फाइनल अरेंजमेंट, फाइनल जो हमारा अरेंजमेंट बना है वो है टी ए सी बी ई डी। चेक करेंगे क्या हमने यहाँ पर लिखा था, टी ए सी बी ई डी, वेरीफाई भी कर ली ये चीज़। तो बस क्या करते हैं, नॉर्थ बना लो, नॉर्थ के बाद सिर्फ उसे रिवर्स ऑर्डर में लिख दो और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगेन अगर आप साउथ में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो आप साउथ वाला भी ले सकते हो, कंप्लीटली आपकी श्रद्धा है, कंप्लीटली आपकी चॉइस है। चलो अगला सवाल, चलिए ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को, उसके बाद हम करेंगे इसे सॉल्व। चलो क्या दिया है, 8 फ्रेंड्स आर सिटिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल। 8 लोग हैं, कैसे बैठे हैं, रेक्टेंगुलर टेबल में बैठे हैं। आगे उसने बोला है आर इज सिटिंग एट द नॉर्थ वेस्ट। वापस आ गई डायरेक्शन की बात। जैसे ही आगे डायरेक्शन की बात, क्या करोगे, सिर्फ ये बनाओगे, ये आपका क्या है नॉर्थ, ये आपका है साउथ, ये है आपका ईस्ट और ये है आपका वेस्ट। ये चीज़ क्या हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। आगे इसने क्या बोला है, आर एंड पी आर प्लेस्ड। पहले इसने बोला था आर इज सिटिंग एट द नॉर्थ वेस्ट। आर कहाँ बैठता है हमारा, आर बैठता है नॉर्थ वेस्ट में, यही है नॉर्थ वेस्ट। अगली चीज उसने बोली है आर एंड पी आर प्लेस्ड डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर। आर अगर यहाँ है तो पी उसके साथ डायगोनली अपोजिट है, तो पी आ जाएगा यहाँ पर। आगे उसने बोला है वेयर एज वी एंड यू आर प्लेस्ड डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर। वी और यू हमारे डायगोनली अपोजिट हैं, हमें नहीं पता ये कहाँ पर बैठे हैं। आगे इसने बोला है W फेसेस द वेस्ट डायरेक्शन। अब इसमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करके W को यहाँ नहीं बिठा दोगे। क्यों नहीं बिठा दोगे, क्योंकि उसने बोला है W फेस कर रहा है वेस्ट डायरेक्शन में। जब वो फेस कर रहा है वेस्ट डायरेक्शन में तो बैठा कहाँ होगा, वो बैठा होगा ईस्ट में, तभी तो फेस करेगा वेस्ट को। आगे उसने बोला है Q फेसेस द ईस्ट डायरेक्शन। सेम बात क्या होगी, Q कहाँ कर रहा है, Q ईस्ट डायरेक्शन को फेस कर रहा है। एंड S इज सिटिंग बिटवीन R एंड V। S कहाँ बैठता है, S R और V के बीच में बैठता है। R हमें यहाँ दिख रहा है, एक ही जगह बचती है, V यहाँ आ जाएगा।
और एस यहाँ पर आ जाएगा, एस बिटवीन हो गया आर और वी के। अब आगे इसने बोला था वी डायगनली अपोजिट है यू के, तो वी नॉर्थ ईस्ट में है तो यू कहाँ आ जाएगा, साउथ वेस्ट में आएगा। सिर्फ एक ही पर्सन बचा है, कौन है वो, पी क्यू आर एस टी यू वी, टी बचा है सिर्फ हमारा, तो टी आ जाएगा साउथ में। इसने क्या पूछा है हमें, इन विच डायरेक्शन डज टी सिट, तो बताओ टी कौन सी डायरेक्शन में बैठता है, टी कौन सी डायरेक्शन को फेस करता है बोल देता तो देखो वापस चीज़ें बदल जाती है, इसलिए सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ोगे। इसने बोला है टी कौन सी डायरेक्शन में बैठता है, तो टी बैठता है साउथ डायरेक्शन में। क्लियर है ये चीज़, कहाँ है हमारा आंसर, ये था, टी बैठता है हमारा साउथ में। चलो अगला सवाल ट्राई करोगे इसको। चलो 9 एम्प्लॉयज आर सिटिंग इन अ ऑफिस इन अ स्ट्रेट लाइन, 9 लोग हैं, 9 एम्प्लॉयज हैं, स्ट्रेट लाइन में बैठ रहे हैं वो, और कहाँ फेस कर रहे हैं वो, फेस कर रहे हैं ईस्ट डायरेक्शन। देखो सेम चीज़, जब ईस्ट की बात आती है ना, ईस्ट मतलब क्या होगा आपका, अगर कितने भी लोग हैं वो कुछ ऐसे बैठे हैं, यही तो बोलना चाह रहा है वो, ईस्ट आपका ऐसे ही होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कुछ ऐसे बैठे हैं ये लोग। इसको अगर आपने घुमा दिया, ठीक है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, ऐसे कुछ देखेंगी चीजें आपको। बस क्या चीज याद रखोगे, बस इतनी सी चीज याद रखनी है कि ये कौन सा है आपका राइट हैंड, बस इस चीज को घुमा के आपने लिख दिया। जब आप अरेंजमेंट बनाओगे तो सिर्फ उसमें क्या है, नॉर्थ का बनाओगे, बस आपको क्या पता है, ये आपका कौन सा है राइट हैंड, ये आपका है लेफ्ट हैंड, सेम ये कौन सा है आपका राइट हैंड, आपने सिर्फ इसको घुमा के सीधा करके लिख दिया, सेम ये आपका कौन सा हो गया लेफ्ट हैंड। क्लियर, तो बस कुछ नहीं करना, नॉर्थ फेसिंग बनाना है, नॉर्थ फेसिंग के बाद आप अपनी कंडीशंस वहां पे नोट कर सकते हो। क्या दिया है यहाँ पर, अब आते हैं हम सवाल की तरफ। O is third to the right of M, O कहाँ है, O थर्ड टू द राइट में है M के, K is third to the left of P, K is third to the left of P, Q is between P and S, Q कहाँ है, Q P और S के बीच में है, N is fourth to the right of M। अब देखो मर्ज करना सिखाया था कंडीशन, मिला के लिखना सिखाया था कंडीशन, उसने क्या बोला है, N is fourth to the right of M, fourth to the right मतलब 3 पर्सन होंगे N और M के बीच में, और N से हम कहाँ जाएंगे, दाईं तरफ जाएंगे। तो कैसे है ये चीज, इसने बोला N is fourth to the right of M, M यहाँ पर है, राइट तो राइट ही होगा जब नॉर्थ फेस कर रहे हो, और लेफ्ट लेफ्ट ही होगा, तो कैसे बनाएंगे, N is fourth to the, M यहाँ पर है, फोर्थ टू द राइट क्या होगा, फर्स्ट टू द राइट, सेकंड टू द राइट, थर्ड टू द राइट, तो फोर्थ टू द राइट आ जाएगा यहाँ पर। इसे साथ में ही लिखना है, क्योंकि जितनी चीज़ें साथ में दिखेंगी ना, उतने पर्सन्स जब आप अब इसे अलग अलग लिख लोगे फिर उसे मर्ज करोगे तो लोग आपको अलग समझना पड़ेगा कि कहाँ से मर्ज करना स्टार्ट करें। यहाँ पे अब आपने साथ में मर्ज किया तो लोग हमें ज़्यादा दिखेंगे, तो सॉल्व जल्दी हो जाएगी चीज़। आगे इसने क्या बोला है, 4 टू द राइट ऑफ M, P is to the immediate right of N, यहीं पे बनाएंगे साथ में, P हो गया immediate right में N के, R is fourth to the left of O, अब O यहाँ दिख रहा है, अब हमें जाना है लेफ्ट की तरफ। R कहाँ बोल रहा है, फोर्थ टू द लेफ्ट है, 3 पर्सन छोड़ के लेफ्ट में आ गया R, और उसके आगे उसने बोला है, बस यहाँ पे हो गया आपका सवाल खत्म। अब उसने आगे क्वेश्चन पूछा है आपसे, इसके बाद P के लेफ्ट में 2 छोड़ के K था हमारा, P हमें यहाँ दिख रहा है, 2 छोड़ के K यहाँ आ जाएगा, सिर्फ क्या बचता है T, Q हमारा बीच में है P और S के। अब यहाँ पे हम Q लिख नहीं सकते, यहाँ पे Q के लिए जगह है नहीं, कहाँ आएगा, सिर्फ P यहाँ है तो Q यहाँ आ जाएगा और S यहाँ आ जाएगा। कितने लोग बन गए हमारे, 3 6 9, 9 लोग हमारे बन चुके हैं। सिर्फ एक इंसान जो बचा है वो यहाँ पर आएगा, कौन बचा है, KLMNOP, KL बचा है हमारा, L आ गया यहाँ पर, हो गया आपका ये क्वेश्चन सॉल्व। ओके, क्या पूछा है उसने हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी चीज सही नहीं है। R and S आर सिटिंग एट द कॉर्नर,
आर और एस हमारे कॉर्नर पर बैठते हैं, बिल्कुल सही बात है, दिख रहा है, आर और एस कॉर्नर पर बैठे हैं। एल इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। एल क्या थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ है? बिल्कुल गलत बात नहीं है, ओ और एल के बीच में तो सिर्फ एक ही इंसान है, पर ये बोल रहा है 2 इंसान होने चाहिए और वो भी लेफ्ट में, तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, मतलब ये चीज़ सही नहीं है। आगे भी चेक कर लेंगे। क्यू इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ के। क्यू हमारा बैठता है फोर्थ टू द राइट ऑफ के, 3% छोड़ के के दिख रहा है, बिल्कुल सही बात है। ओ इज सिटिंग बिटवीन के एंड एन। अगेन ओ यहाँ पर है, ये के और एन के बीच में बैठा है। क्लियर है ये बात? अगला सवाल ट्राई करो इसे। चलो क्या दिया है यहाँ पर? देयर आर 5 कजन्स नेमली आशीष, मनीष, कैलाश, दक्ष, ललित। क्या लिखेंगे? सिर्फ 5 कजन है, ए, एम, के, डी और एल। आगे इसने बोला है ऑफ डिफरेंट एजेस, उनकी जो एज है वो अलग अलग है। ऑल दीज कजन्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये सब किस ऑर्डर में है? डिसेंडिंग, कम होते हुए क्रम में। डिसेंडिंग क्या होता है? सबसे ज़्यादा एज जिसकी आएगी वो सबसे ऊपर, उसके बाद उसके कम, उसके कम। पर देखो लैंग्वेज में नहीं फंसना कभी भी। एग्जाम में ये जब डिसेंडिंग की जगह असेंडिंग कुछ भी देना, अगेन क्या होता है सिटिंग अरेंजमेंट में कि आपको पता होना चाहिए किसकी एज सबसे ज़्यादा है, किसकी एज सबसे कम है। वो आपसे सवाल ऐसे ही पूछने वाला है कि बताओ सबसे नीचे, मतलब सबसे लास्ट में कौन आएगा, फिर सबसे कम एज किसकी है, अच्छा बता दो थर्ड एज किसकी है, जो थर्ड सबसे ज़्यादा एज हो वो किसकी है। तो सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि उन 5 लोगों की एज क्या है। तो कैसे बताया था कि उसे बॉक्स वाले फॉर्म में बना लो और उसके बाद आपसे वो जो भी सवाल पूछेगा उसका जवाब आप दे सकते हो। असेंडिंग डिसेंडिंग वाला वेरी फर्स्ट क्लास बता चुके हैं हम ये चीज़। तो देखो क्या बोला है इसने, ए ब्रदर ऑफ के। अब इस क्वेश्चन को आगे जैसे हम देख रहे हैं, उसने बस हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यंगेस्ट। ब्लड रिलेशन का सवाल नहीं है, वापस हमें ये इससे कोई मतलब नहीं है कि ए किसका भाई है, किसका कौन है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो सिर्फ लैंग्वेज में हल्का सा फंसा रहा है आपको। तो क्या है, 5 लोग हैं, कैसे बनाते थे, 5 4 3 2 1। इसमें 5 जो है उसकी एज क्या है, सबसे ज़्यादा, और सबसे कम एज किसकी है, जो सबसे नीचे है। ओके, अब इसने दिया है ए ब्रदर ऑफ के इज द सेकेंड यंगेस्ट। सेकेंड यंगेस्ट है ए, तो फर्स्ट यंगेस्ट तो हमारा ये है, सेकेंड यंगेस्ट यहाँ पर आएगा। आगे उसने बोला है एंड इज 19 ईयर्स ओल्ड, इसकी एज भी बता दी, 19 साल है। यहाँ से ही समझ आता है इसके नीचे जो एज होगी यंगेस्ट है वो कम ही होने वाली है इससे, और इसके ऊपर जो भी एज आएगी वो इससे बड़ी आएगी। आगे इसने बोला है डी ब्रदर ऑफ एल, डी की बात हो रही है, इज बिटवीन के एंड एम। डी किसके बीच में है, के और एम के बीच में है। हमें नहीं पता के डी से बड़ा है या एम डी से बड़ा है। के इज 42 ईयर्स ओल्ड, अब उसने बता दी के की एज, के तो 42 ईयर्स का है। एंड ए इज 20 ईयर्स यंगर देन डी। ए क्या है, ए 20 साल छोटा है किससे, डी से। ए अगर 20 साल छोटा है डी से तो डी 20 साल बड़ा होगा किससे, ए से। ए 19 है तो हमारा जो डी है वो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ये बात क्लियर है। हु अमंग द फॉलोइंग इज यंगेस्ट, ठीक है। उसने बोला बता दो कि सबसे छोटा कौन है इसमें। अब जैसे ही हमें ये चीज़ पता चल गई कि डी के और एम के बीच में, तो डी तो यहीं पर आएगा। के और एम का, डी की एज कितनी है, 39 है। अब अगर के की एज 42 है तो के कहाँ आएगा, के डी के ऊपर ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एज है वो, यहाँ पे जो इंसान बैठा है उसकी एज क्या है, सबसे ज़्यादा है, तो के आ गया आपका यहाँ पर। के की एज है हमारी 42, इसके नीचे एम आ जाएगा यहाँ पर, सबसे छोटा इंसान यहाँ पे बैठा होगा। कौन बचा है इसमें, एल बचा है। तो हमें नहीं पता एम की एज क्या है, हमें नहीं पता एल की एज क्या है, पर हमें क्या पता है कि एल हमारा यंगेस्ट है, एल हमारा सबसे छोटा, और यही चीज़ उसने हमें पूछी है। तो क्या हो जाएगा, देखो सब यंगेस्ट कौन है, एल है। चलो अगला सवाल।
करते हैं इसे ट्राई। क्या दिया है यहाँ पर, 8 स्टूडेंट्स वर सिटिंग ऑन 2 बेंचेस, 8 स्टूडेंट हैं 2 बेंच पे बैठे हैं। LMNO बैठा है फ्रंट बेंच पे, LMNO फ्रंट पे है, और PQRS ऑन द नेक्स्ट। PQRS कहाँ है, दूसरी बेंच पे है। ये फ्रंट बेंच हो गई, ये आपकी बैक बेंच होगी कोई। नॉट इन द सेम सीक्वेंस, सेम सीक्वेंस में वो लोग नहीं बैठे। Q वॉज सिटिंग एग्जैक्टली बिहाइंड M, Q कहाँ बैठता है, M के एग्जैक्टली बिहाइंड, पीछे बैठता है। कैसे होती हैं ये चीज़ें, देखो कैसे बनाते हैं हम इसे। जब हमें 4 लोग बनाने होते हैं तो ये यहाँ पे ये आपका हो गया राइट हैंड, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड, और यहाँ पे 2 लोग, तो 2 लोग यहाँ बैठे हैं और 2 लोग यहाँ पर बैठते हैं, तो 4 लोग हो जाते हैं। ये उसने बोल दी पहली चीज़। Q was sitting exactly behind M, who was sitting to the extreme right. ये चीज़ उसने बता दी। M कहाँ बैठता है, M एक्सट्रीम राइट में बैठता है। एक्सट्रीम राइट कौन सा होगा, इसे हम डायरेक्ट अगेन बना सकते हैं। इस कंडीशन को थोड़ा हम लेफ्ट में लिख लेंगे ताकि हमें बीच में जगह मिल जाए। चलो, इसने क्या बोला था, M हमारा फेस करता है Q को। 4 लोग हमें बनाने हैं। M हमारा एक्सट्रीम राइट पे बैठता है, M ये हो गया आपका एक्सट्रीम राइट। M फेस करता है Q को, ये चीज़ हमें दे रखी है। फिर इसके आगे इसने बोला एक्सट्रीम राइट, O and T and L and S were sitting adjacent to each other। आगे उसने क्या बोला है कि O और P, अब देखो O अलग में है, P अलग में है, L अलग में है, S अलग में है, पर ये कैसे, ये साथ में तो बैठते हैं, पर कैसे बैठते हैं, टू ईच अदर इन डायगोनली क्रॉस पोजीशन। डायगोनली क्रॉस पोजीशन क्या होती है, कुछ ऐसा, ये साथ में 2 लोग यहाँ पे होंगे, वो बैठे होंगे, पर वो डायगोनली बैठे होंगे। तो हमें क्या दिख रहा है, किस किस को बिठाया था इसने, O और P को। O अगर यहाँ है तो P यहाँ होगा। अगेन L S, O के साथ कौन आएगा, O और L साथ में है तो L ऐसे होगा और S ऐसे होगा। अगेन हमें नहीं पता कि L यहाँ, ये ऐसे भी बन सकता है, L O और L के क्रॉस में S है और O के क्रॉस में P है। इन दोनों में से कोई भी चीज़ बन सकती है, क्योंकि उसने राइट लेफ्ट वाली चीज़ हमें नहीं बताई। ओके, उसके बाद उसने बोला है S बीइंग ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट। अब बता दिया उसने, पर S कहाँ बैठता है, S एक्सट्रीम लेफ्ट मतलब लेफ्ट एंड पे बैठता है। तो S किसके साथ है, Q के साथ। बता दिया S यहाँ पर है, जब S यहाँ पर है तो L यहाँ आ जाएगा और P यहाँ आ जाएगा, O यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास कौन कौन बचा, L M N बचा, वो यहाँ पे आ जाएगा, और P Q R S, R हमारे यहाँ पर आएगा। तो ये हो गया आपका अरेंजमेंट कंप्लीट। उसने हमें पूछा है व्हाट वाज सिटिंग पोजीशन ऑफ N, तो बताओ N की सिटिंग पोजीशन क्या होगी। कहाँ है हमारा क्वेश्चन, N के लिए इसने बोला है डायगोनल टू R। क्या N डायगोनल टू R है, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। अगली चीज उसने बोली एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ R, N हमारा एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ R है, बिल्कुल सही बात है। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। बाकी भी फटाफट से चेक कर लेंगे। इमीडिएट राइट ऑफ O, क्या N इमीडिएट राइट ऑफ O है, नहीं, तो वो चीज़ भी हो गई गलत। और उसके बाद बोला है लेफ्ट ऑफ L, तो N क्या हमारा लेफ्ट ऑफ L है, नहीं, N हमारा राइट ऑफ L है। तो यही था आपका करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल ट्राई करेंगे इसको। देखो, 6 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ। 6 स्टूडेंट हैं, नॉर्थ फेस कर रहे हैं। दे आर नॉट स्टैंडिंग इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिक ऑर्डर में वो नहीं बैठते। ए इज एट वन कॉर्नर, ए हमारा कॉर्नर पे है या फिर एंड बोल लो, ए एक एंड पर है, एंड एफ सिट बिसाइड हिम, और ए किसके साथ बैठता है, एफ के साथ। उसके बाद उसने बोला है बी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, बी कहाँ बैठता है, इमीडिएट राइट में बैठता है ई के। बी इज एट द सेकेंड प्लेस फ्रॉम द राइट हैंड। अब देखो ये इसने क्लियर बता दिया, तो क्या करेंगे, 6 लोग हैं,
इसने क्या बोला है, बी इज एट द सेकेंड प्लेस फ्रॉम द राइट, राइट से बी सेकेंड पोजिशन पर है, तो ई के इमीडिएट राइट में बी है, ई यहाँ पर आ गया। देखो इसलिए बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी कंडीशन बनाने में। हमें क्या दिख रहा है, ए एंड पे है, अगर हम ए को इस एंड पर बनाएंगे तो उसके साथ एफ के बैठने के लिए तो जगह है नहीं, क्योंकि ए और एफ साथ में बैठते हैं, तो ए कहाँ आएगा, यहाँ पर ही आ सकता है, एफ हमारा यहाँ पर आ जाएगा। आगे उसने क्या दिया है, C इज नॉट बिसाइड F, C F के साथ नहीं बैठता, तो C यहाँ पर ही बैठेगा, दो ही जगह खाली है, यहाँ पर नहीं बैठेगा तो यहाँ पर बैठ जाएगा। सिर्फ एक पर्सन बचा, A B C D, D बचा, D यहाँ पर आ जाएगा। हु इज स्टैंडिंग एट द राइट एंड, उसने बोला बताओ राइट एंड पर कौन बैठता है, C बैठता है, C बैठता है हमारा राइट एंड पे। या नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे, इसको भी करते हैं, इसको डिस्कस। 5 आर्टिकल्स आर केप्ट वन अबव अनदर, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। 5 आर्टिकल हैं, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, सेम ऑर्डर में नहीं रखे गए। K इज जस्ट अबव T, K कहाँ है, T के जस्ट ऊपर है। देखो हर बार वही है, 1 2 3 4 5 भी तुरंत मत लिखो, पहले कंडीशन देखते हुए लिखो। ओके, क्या दिया है यहाँ पर, K इज जस्ट अबव T। जब वो बोल देता है कि ये इस पोजीशन पे बैठा है, थर्ड पोजीशन पे बैठा है, सेकंड पोजीशन पे बैठा है, तब फटाफट से बॉक्स वाली चीज़ करोगे और उसे बनाना शुरू कर दोगे। यहाँ पर इसने बोला है, ये वाली कंडीशन हमने लिख ली, एंड जस्ट बिलो आर, के जस्ट बिलो किसके है, आर के जस्ट नीचे है के। आगे उसने बोला है एल इज जस्ट अबव पी, एल जस्ट ऊपर है पी के, हमें नहीं पता कि एल कहाँ पर बैठा है, यहाँ पर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। एंड जस्ट बिलो टी, ये भी बता दिया, एल जस्ट बिलो किसके है, टी के है, साथ में ही बनानी थी ये चीज़, तो एल यहाँ पर आ जाएगा और इसके जस्ट नीचे आ जाएगा पी। इसके आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, हो गए 5 लोग पूरे। विच आर्टिकल इज सेकेंड पोजिशन फ्रॉम बॉटम, सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द बॉटम, फर्स्ट पोजिशन फ्रॉम द बॉटम, सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द बॉटम हो गया हमारा एल, तो डी हो गया आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल ट्राई करेंगे। चलो क्या दिया यहाँ पर, ईच ऑफ द 7 फ्रेंड्स मीशा, मिंशु, मोही, प्रिया, वीर, परी एंड कृषि। अगेन हमें क्या दिख रहा है, देखो एम से 3 नाम दिख रहे हैं, पी से 2 नाम दिख रहे हैं, सिर्फ वी और जो के है वो रिपीट नहीं हो रहा। उतना ही शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे जितना खुद को समझ आ रहा है। ओके, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे पूरा ही लिख रही हूँ। सिर्फ हम क्या करेंगे, पी और वी और के को इनिशियल से लिख सकते हैं, बाकी नाम हम अपने हिसाब से लिखेंगे। उसने बोला है हैज़ अ डिफरेंट हाइट, अब इनकी हाइट अलग है। के इज टॉलर देन ओनली 3 पीपल, अब देखो ओनली 3 पीपल, अब बनाना पड़ेगा बॉक्स। क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि बता दी उसने हमें एग्जैक्ट पोजीशन की के कहाँ बैठता है। कैसे बनाएंगे, कितने लोग हैं, 7 6 5 4 3 2 1। यहाँ पे जो वर्ड्स ओनली और ये सब यूज किए जाते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं। कृषि इज टॉलर देन ओनली 3 पीपल, कृषि लंबा है, सिर्फ 3 लोगों से लंबा है वो, ठीक है। तो जो 3 लोग हैं वो उसके नीचे ही होंगे, क्योंकि वो सिर्फ 3 लोगों से लंबा है, तो ये 3 लोग हो गए जिससे वो लंबा है, तो कृषि आ जाएगा यहाँ पर। चलो इसे मैंने पूरा लिख ही दिया, कृषि 3 लोगों से लंबा है, सिर्फ 3 लोगों से लंबा है। ये चीज़ भी अलग है, कृषि 3 लोगों से लंबा है और सिर्फ 3 लोगों से लंबा है, ये चीज़ अलग है। फिर उसने बोला परी इज टॉलर देन ओनली वीर, परी सिर्फ वीर से लंबी है, ठीक है। तो परी कहाँ आएगी, यहाँ पर, और वीर आएगा इसके नीचे, तभी वो सिर्फ वीर से ही लंबी है। आगे उसने बोला है मिशा इज टॉलर देन मिंशु, मिशा लंबी है, किससे लंबी है, मिंशु से लंबी है, बट नॉट मोही, पर मिशा मोही से लंबी नहीं है, मतलब मोही मिशा से लंबी होगी। उसके आगे उसने बोला है प्रिया इज टॉलर देन मोही, प्रिया मोही से लंबी है। अब एक बात बताओ, कितने लोग हैं ये, 4 लोग। कितनी जगह हमारे पास खाली है, 1 2 3 4। बस क्या करेंगे, प्रिया आएगी सबसे ऊपर, प्रिया के बाद आएगी मोही,
मोही के बाद आएगी मिशा, और मिशा के बाद कौन आएगी? मिंशु। इसने हमें क्या पूछा है? Who among the following is taller than कृषि? बताओ कृषि से कौन लंबा है? तो कृषि से कौन कौन लंबा है? मिशा, मोही और प्रिया। क्या दिया है हमें यहाँ पर? देखो, मिशा, मोही और प्रिया। तो मोही, क्योंकि मिशा और प्रिया हमें यहाँ दिख रहा है क्या? नहीं। तो ये तीनों कौन है? ये उससे छोटे हैं। क्लियर है ये बात? चलो अगला सवाल ट्राई करो इसको। सवाल की लेंथ देख के इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे कि हमें तो देखते ही स्किप कर देना है ना? हम तो देखते ही अभी जो हम 2-3 मिनट बचा लेंगे सिर्फ, बस उसी में सब कुछ हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे, ये आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं है। 2 मिनट लगाओगे, ऐसे सवाल थोड़ा करने लग। पहली बात तो ये कि ये आपके PYQs हैं, ठीक है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी पूछा गया है। दूसरी बात ये कि जब इन क्वेश्चंस को करने लगोगे ना, तो जो आसान वाले सवाल हैं वो ऑटोमेटिकली जल्दी होने लगेंगे, ठीक है? वो फटाफट होने लगेंगे जब इन सवालों को फास्ट करने की आदत आपकी आ जाएगी। तो बहुत बड़े बड़े पजल नहीं करने, पर इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर ट्राई करने हैं। आगे चलो डिस्कस करते हैं इसको। क्या दिया है? 8 हाउसेज आर इन 2 पैरेलल रोज। 2 पैरेलल रो में है, 4 हाउस हैं हर एक रो में। द हाउसेज इन ईच रो आर एट इक्वल डिस्टेंस। ये देखो, ये सिर्फ लैंग्वेज ऐसे ही कुछ भी दिया है, इसमें कुछ लेना देना नहीं होता इसका। उसके बाद उसने बोला है द 4 हाउसेज इन रो 1 आर फेसिंग नॉर्थ। ये चीज़ ज़रूरी है, जो 4 हाउस मतलब 1 वाले जो हैं वो कहाँ फेस कर रहे हैं? नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। एंड आर फेसिंग द 4 हाउसेज इन 2, और वो फेस कर रहे हैं जो रो 2 के हाउस हैं उसको। तो देखो, जब वो बोल देता है कि फेस करना, सेम सर्कल अरेंजमेंट में हमने सीखा था कि फेसिंग का मतलब ही क्या होता है कि अब वो इनसाइड फेस कर रहे हैं। सेम अगर ये ऐसे नॉर्थ कर देगा फेस, तो क्या ये एक दूसरे को फेस कर पाएंगे? फेस मतलब देखना। जैसे हम हॉल में बैठे हैं, अगर आप सर्कल में अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हो तभी आप सामने वाला भी अगर अंदर की तरफ मुंह करके बैठा है तभी आप उसे देख पाओगे। दोनों बाहर की तरफ देख रहे हो तो कैसे फेस कर पाओगे? तो ये नॉर्थ नहीं हो सकता, इसलिए तो सेकंड रो ने इनडायरेक्टली बोल दिया कि वो साउथ फेस कर रही है। ओके, फिर इसने क्या बोला है? B इज इन रो 1 फेसेस F। पता चल गया B नॉर्थ फेस करता है हमारा। तो B, पहली बात तो रो 1 में है तो ये नॉर्थ है, और ये किसको फेस कर रहा है? ये फेस कर रहा है F को। B के सामने कौन बैठा है? F बैठा है। एंड इज नॉट एट एक्सट्रीम एंड। अब B हमारा एंड पर नहीं है। एंड पर नहीं है मतलब क्या है? B के राइट में भी एक इंसान होगा। देखो, आप वहाँ पे उसे लाइन खींच के दिखा सकते हो, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए ऐसे दिखा रही हूँ। देखो, मतलब B के राइट में भी एक इंसान होगा, B के लेफ्ट में भी एक इंसान होगा। अब B के राइट और लेफ्ट में एक इंसान है तो F के राइट में भी कोई इंसान होगा और लेफ्ट में भी कोई इंसान होगा। आगे इसने क्या बोला है? ठीक है, एक्सट्रीम एंड पर नहीं है। H इज एडजेसेंट टू F। H हमारा F के साथ बैठता है। H हमारा F के साथ बैठता है। एंड इज फेसिंग D, और H हमारा किसको फेस कर रहा है? D को फेस कर रहा है। अब अगेन राइट में भी आ सकता है F के H, और लेफ्ट में भी आ सकता है। बना लेंगे 2 पॉसिबिलिटी, F और सामने B, और यहाँ पर 2 लोग, ठीक है? F के साथ कौन बैठा है? H, या तो राइट में या तो लेफ्ट में, और H किसको फेस करता है? D को फेस करता है। ये बात हो गई क्लियर? इसके बाद इसने बोला है C एंड E आर डायगनली अपोजिट। C डायगनली अपोजिट है E के। हमें नहीं पता C कौन सी रो में है और E कौन सी रो में है। E इज फेसिंग A। E किसको फेस करता है? E A को फेस करता है। विच इज एडजेसेंट टू H। अब ये बता दिया A किसके एडजेसेंट है? H के। तो A इस केस में यहाँ पर ही एक जगह बैठती है, और जो दूसरा केस है A यहीं आ सकता है क्योंकि A साथ में बैठता है H के। A फेस किसको कर रहा है? E को फेस कर रहा है। इधर A फेस कर रहा है E को। अब E के डायगनली अपोजिट कौन था? C। इधर क्या हो जाएगा? E के डायगनली अपोजिट कौन होगा? C। क्लियर? सिर्फ एक इंसान बचा है, वो यहाँ पर आ जाएगा। कौन बचा है?
ABCDE, ई बचा ना सिर्फ हमारा, नहीं ई भी बन चुका है, FGH, जी बच्चा है हमारा, जी इसमें यहाँ आ जाएगा और जी इसमें यहाँ आ जाएगा। आगे उसने क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, बताओ कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। वापस क्या दिख रहा है हमें, दोनों ही केस हमारे सही बन चुके हैं, कोई कंडीशन कैंसिल नहीं हो रही। चेक करेंगे कि क्या दिया है यहाँ पर। देखो पहली चीज क्या बोली है, B and E आर एडजेसेंट टू ईच अदर, B और E साथ में बैठते हैं। दोनों केस में देखेंगे क्या B और E साथ में बैठ रहे हैं, नहीं। इस केस में भी B और E साथ में नहीं बैठ रहे। इसने हमें पूछा था हाँ विच इज ट्रू, ठीक है, कौन सा सही है, तो ये चीज तो हो गई गलत। अगली चीज उसने बोली है A इज सेकेंड हाउस टू द लेफ्ट ऑफ G, A कहाँ है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ G, A यहाँ पर है, G अलग रो में है, ये बात भी गलत होगी। सेम A अलग रो में है, G अलग रो में है, तो ये चीज भी हो गई आपकी गलत। G इज एट एन एक्सट्रीम एंड एंड इज फेसिंग नॉर्थ, G एक एंड पे बैठता है और नॉर्थ फेस कर रहा है, G एंड पर है, बिल्कुल नॉर्थ फेस कर रहा है। इधर भी हमें क्या दिख रहा है, G एंड पर है और कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहा है, ये बात हो गई सही। और लास्ट चीज थी H इज बिटवीन C एंड G, H C और G के बीच में बैठता है, H क्या ये C और G के बीच में बैठ रहा है, बिल्कुल नहीं बैठ रहा। तो ये हमें समझ आया कि हमारी कौन सी कंडीशन सही हो गई, हमारी थर्ड कंडीशन, C इज द राइट आंसर। चलो ट्राई करोगे इस क्वेश्चन को, यहाँ पे बोला है नॉट करेक्ट। चलो देखते हैं क्या दिया है। 6 बेंचेस आर केप्ट वन अबव अनदर, 6 बेंच है, एक के ऊपर एक रखी गई है, एंड 1 2 3 4 5 6, क्या करेंगे, सब में n लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे हम। इसके बाद इसने बोला है N4 इज अबव N3 एंड N5 ओनली। अगेन बता दिया उसने, एग्जैक्ट पोजीशन बता दी कि यहाँ पर ही वो बैठेगा, तो क्या करेंगे फटाफट से, 6 बेंच है, 6 5 4 3 2 1। क्या बोला इसने, N4 ऊपर है, किसके ऊपर है, N4 इज अबव N3 एंड N5 ओनली। 4 जो है हमारा वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर है, 3 और 5 के ऊपर है। चलो 2 बना लेते हैं, वैसे 2 बनाने की जरूरत नहीं होती, हम कैसे लिख देते हैं ना, 3 5 3 5, आप वहाँ पर ऐसे ही लिखोगे, 2 और 1 में 3 5 और 3 5 आएगा, पर यहाँ पर अगर मैं लिखूंगी तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए मैं अलग लिख रही हूँ। 3 आएगा इसके नीचे 5, या तो 5 यहाँ पर आएगा या तो 3 यहाँ पर आएगा। ओके, 4 सिर्फ 3 और 5 के ही ऊपर है। आगे बोला है देयर आर 4 बेंचेस बिटवीन 1 एंड 5, 1 और 5 के बीच में 4 बेंच होनी चाहिए, 1 2 3 4 टॉप पे ही आएगा, 4 बेंच होनी चाहिए उनके बीच में से ही। क्या समझ आ रहा है कि 4 तो बीच में है और 2 वो खुद हैं, तो कितने हो जाएंगे, 4 + 2, ठीक है, तो 4 में 2 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। तो ये चीज़ हमें क्लियर है कि 1 और 5 के बीच में, तो 5 हमारा यहीं पर आना चाहिए, तभी हमारा 1 यहाँ पर आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर 5 है तो 1 2 3 4, यहाँ पे तो कोई जगह खाली है ही नहीं, तो ये कंडीशन हो गई गलत। आगे इसने बोला है N2 इज 3 प्लेसेस अबव N3। 3 प्लेसेस अबव का मतलब क्या होता है कि उनके बीच में क्या है, 2 बॉक्स हैं, 2 बॉक्स हैं, कैसे हैं, 3, 2 छोड़ के हमारा क्या आएगा, 2, ये 2 जगह छोड़ के। आगे उसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, फिर से नॉट करेक्ट की बात हुई है, एक इंसान बचा है, 1 2 3 4 5 6, 6 आ जाएगा हमारा 4th पोजीशन पर। अब उसने हमें क्या दिया है कि बताओ कौन सा करेक्ट नहीं है। पहले इसने बोला है N2 इज जस्ट अबव N6, 2 हमारा जस्ट अबव 6 है, बिल्कुल है, सही है ये चीज़। अगली चीज़ उसने बोली है देयर आर 2 बेंच बिटवीन 3 एंड 2, 3 और 2 के बीच में 2 बेंच हैं, बिल्कुल, 6 और 4 2 बेंचेस हैं। अगली चीज़ इसने बोली है 1 इज बिटवीन 6 एंड 2, तो 1 क्या बीच में है 6 और 2 के, बिल्कुल भी नहीं, 2 है बीच में 1 और 6 के, तो ये वाला हो गया हमारा करेक्ट आंसर, मतलब ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है। और लास्ट चीज़ जो उसने बोली है वो है N5 इज एट द बॉटम एंड, N5 हमारा बॉटम में है, बिल्कुल सही बात है। क्लियर? अगला सवाल, चलो ट्राई करो, करते हैं इसे डिस्कस।
5 subjects are to be taught from Monday to Friday. 5 सब्जेक्ट हैं, मंडे से फ्राइडे पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। आगे क्या दिया है इसमें? 1 सब्जेक्ट विल बी टॉट ऑन मंडे, ठीक है। ओनली 5 इज टॉट बिफोर 1, सिर्फ 5 ही पढ़ाया जाता है। किससे पहले? 1 से पहले। तो 5 कहाँ आएगा? मंडे में ही आ सकता है, क्योंकि सिर्फ 5 पढ़ाया जाता है 1 के पहले। आगे उसने बोला है 2 इज टॉट बिफोर 4, 2 जो हमारा है वो 4 से पहले पढ़ाया जाता है। 2 विल नॉट बी टॉट ऑन वेडनेसडे, पर इसने बोल दिया 2 हमारा वेडनेसडे को नहीं पढ़ाया जाता। तो 2 अगर वेडनेसडे को नहीं पढ़ाया जाता और 2 के नीचे हमारा 4 आना चाहिए, तो 2 हमारा थर्सडे में ही आ सकता है, तो 4 हमारा फ्राइडे में आ जाएगा। सिर्फ बचा एक S3 हमारा, तो वो वेडनेसडे में आ जाएगा। क्या बोला उसने? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सब्जेक्ट इज टॉट आफ्टर S3। तो बताओ S3 के बाद कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं? S2 और S4 पढ़ाए जाते हैं। देखेंगे इसे, S2 एंड S4 हमें यहाँ दिख रहा है। डी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला सवाल ट्राई करेंगे इसको। ये आई थिंक आपका लास्ट क्वेश्चन है। हाँ लास्ट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल ट्राई करोगे इसको। करते हैं इसे डिस्कस। अब हम क्या दिया है यहाँ पर? देयर आर 8 पीपल, 8 लोग हैं, आर लिविंग इन अ 8 स्टोरी बिल्डिंग। कौन सी बिल्डिंग में रहते हैं? 8 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं। मतलब क्या हुआ इसका कि 8 स्टोरी मतलब 8 फ्लोर की बिल्डिंग में रहते हैं। ओके, नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, बिल्कुल सेम ऑर्डर में नहीं रहेंगे वो, वरना तो हमें पहले ही पता चल जाएगा कौन कहाँ बैठा हुआ है। फिर इसने बोला है द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड 1 एंड द फ्लोर अबव इज 2 एंड 1 मिनट, क्या बोला है यहाँ पर कि ग्राउंड फ्लोर है हमारा 1, उसके ऊपर 2 है और उसके ऊपर ऐसे ही 3, 4, 5, मतलब बस इतना सा है कि जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर होगा वो कौन सा होगा? 8th नंबर फ्लोर होगा। उसके नीचे होगा 7, फिर होगा आपका 6, फिर होगा आपका 5, 4। इसको थोड़ा हम इधर बना लेते हैं वरना जगह कम पड़ जाएगी, ठीक है। सबसे ऊपर क्या होगा? 8 के नीचे 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, 2 और 1। दो पॉसिबिलिटी हम अपनी बना लेंगे। आगे इसने बोला है यू लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर बट डज नॉट लिव ऑन 3rd फ्लोर। उसने बोला यू ऑड पे रहता है, पर यू कहाँ नहीं रहता? यू हमारा 3rd पे नहीं रहता। ये चीज़ उसने हमें क्लियर बता दी, यू 3rd पे नहीं है पर यू हमारा ऑड पर है। उसके बाद उसने बोला है W लिव्स इमीडिएट बिलो यू। W हमारा इमीडिएट बिलो यू रहता है। तो मुझे एक बात बताओ, जब यू हमारा ऑड पर ही रहने वाला है तो यू अब हमारा फर्स्ट पे भी नहीं आएगा, क्योंकि यू के जस्ट नीचे क्या आना चाहिए? W आना चाहिए, पर 1 के नीचे तो कोई जगह खाली नहीं है। 1 पे वो आ नहीं सकता, 3 पे वो आएगा नहीं, उसने बता दिया। तो कौन सी 2 जगह बचती हैं? सिर्फ 5 और 7। ये सिर्फ हमें पढ़ते पढ़ते चीज़ें समझ आ गई। आगे उसने क्या बोला है? ये हो गया हमारा। इसके आगे बोल रहा है W लिव्स इमीडिएट बिलो यू, ये भी हो चुका है। मोर देन 2 persons लिव बिटवीन V एंड W, V और W के बीच में, ठीक है, +2, 2 से ज़्यादा लोग ही रहेंगे, ठीक है। इतना ही बोला गया है सिर्फ। मोर देन 2 persons लिव बिटवीन V एंड W लिख लेंगे इसे, V और W के बीच में 2 से ज़्यादा लोग हैं, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं। देयर आर 6 persons लिविंग बिटवीन P एंड V। देखो फिर से वही बात कर दी, 6 लोग रहते हैं P और V के बीच में। जैसे ही उसने ये बोल दिया कि 6 लोग रहते हैं, मतलब पता है P या V में से कोई एक टॉप पर है और एक बॉटम पे है, तभी उसके बीच में 6 है। 6 + 2 कितना हो जाएगा? 8। आगे उसने क्या बोला है? ये भी हो गया हमारा। S लिव्स इमीडिएट अबव T। S कहाँ रहता है? S रहता है हमारा इमीडिएट अबव T, T के जस्ट ऊपर रहता है, बट
लिव बिलो क्यू, पर एस हमारा किसके नीचे है? एस हमारा क्यू के नीचे, मतलब कैसे है ये? क्यू के कहीं पे नीचे होगा एस, एस के तुरंत नीचे होगा टी, ठीक है। अब क्यू तुरंत ऊपर नहीं है, वो थोड़ा ऊपर भी हो सकता है और जस्ट ऊपर भी हो सकता है, उसने हमें नहीं बताया एग्जैक्ट कि क्या है। आर डज नॉट लिव अबव यू, मतलब आर कहाँ रहता है? आर यू के नीचे रहता है, मतलब ये भी यू के जस्ट नीचे डब्ल्यू है, तो इसके कहीं नीचे आर आ रहा होगा। आगे इसने बोला है टी डज नॉट लिव इमीडिएट अबव वी, मतलब टी वी के जस्ट ऊपर नहीं आएगा। अब हम इसे कहाँ से स्टार्ट करेंगे? क्या समझ में आ रही है इस चीज़ को? दो चीज़ें हमें क्लियर दिख रही हैं, एक तो हमें दिख रहा है पी वी और एक हमें दिख रहा है कि यू हमारा ऑड पे है। यू के लिए दो ही जगह खाली है, दो पॉसिबिलिटी से शुरू करेंगे। एक बार यू को बिठाया 5 पे, एक बार हमने बिठाया यू को 7 पे। यू के जस्ट नीचे, तुरंत नीचे कौन है? वी है। ये बात हो गई, ये हमने बना लिया। इसके बाद हम क्या देखेंगे? अब हमें बिठाना है पी और वी को। मुझे एक बात बताओ, पी और वी और ये दोनों चीज़ें, क्या इसका कुछ लेना देना नहीं दिख रहा? बिल्कुल दिख रहा है। क्यों? पी और वी हमें बिठाना है, उसने वी और डब्ल्यू के बारे में बता रखा है। अगर हम वी की बात, हमने वी, एक मिनट कुछ गलत किया है, हाँ, यू के जस्ट नीचे डब्ल्यू है, यू के जस्ट नीचे डब्ल्यू है, यहाँ हमने वी बना लिया है। ओके, आगे क्या होगा? पी और वी बनाना है, हमें क्या दिख रहा है? डब्ल्यू और वी के बीच में 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। अगर मैंने वी को फर्स्ट पे बनाया, वी या तो फर्स्ट पे आएगा या 8th पे आएगा। वी अगर फर्स्ट पे बनाया तो वी और डब्ल्यू के बीच में कितने लोग दिखेंगे? 2 लोग बन जाएंगे, पर हमें 2 से ज़्यादा चाहिए, तो वी यहाँ पर ही आ सकता है। तो वी अगर ऊपर आएगा तो नीचे क्या आएगा? पी। इस केस में ये बात हो गई। सेम अगर हमने क्या किया, उसने किसकी बात की है? वी और डब्ल्यू की बात की है। वी अगर हम यहाँ पे बनाते हैं, ऊपर बनाते हैं सेकंड केस में, तो वी और डब्ल्यू में कितने लोग होंगे? 1 लोग होंगे। तो हमें कितने चाहिए? 2 से ज़्यादा चाहिए। तो वी कहाँ आएगा? नीचे आएगा। तो टी कहाँ आ जाएगा? 8th फ्लोर पर आ जाएगा। ये बात होगी क्लियर? ये वाली कंडीशन हो गई हमारी डन। इसके बाद इसने क्या बोला था? W के नीचे हमारा क्या आना चाहिए? देखो, इसके बाद T के जस्ट नीचे V नहीं आएगा, ये तो ठीक है। ये वाली कंडीशन से हमें क्या दिख रहा है? S के जस्ट नीचे T है, पर S के ऊपर कहीं पे Q है। देखो, पहले केस में हमें क्या दिख रहा है? 2 लोगों को हमें साथ में बिठाना है, तो 2 जगह, एक तो हमें यहाँ पे साथ में खाली दिख रही है और 2 जगह हमें एक यहाँ पे खाली दिख रही है। पर अगर हमने यहाँ पे S और T को बिठा दिया तो क्या उसके ऊपर Q के लिए कोई भी जगह खाली है? बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे V बैठा हुआ है, तो S और T हमारा यहाँ पर ही आ सकता है। ओके, अगर हमारा S और T यहाँ पर ही आएगा तो उसने अगली चीज़ क्या बोली थी कि U के नीचे जस्ट W, ये चीज़ हम बना चुके हैं। इसके बाद W के नीचे क्या आना चाहिए? W के नीचे हमारा R आना चाहिए, पर क्या W के नीचे R के लिए कोई भी जगह खाली है? नहीं है खाली, इसीलिए ये कंडीशन हो जाएगी हमारी गलत। क्लियर है ये बात? अब आएंगे हम अपनी सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन पे फिर हमें क्या दिख रहा है कि Q के नीचे S, S के जस्ट नीचे T होना चाहिए, पर उसने क्या बोला है? V के तुरंत ऊपर T नहीं आएगा, यहाँ पर हमारा T नहीं आ सकता। T अगर हमारा यहाँ नहीं आ सकता तो हमें T यहीं पर लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि T के जस्ट ऊपर S है और S के ऊपर क्या है? Q। इसके अलावा और कोई जगह ही नहीं बचती जहाँ पे आप बिठा सकते हो। इसके अलावा ऊपर की तीनों जगह क्या है? वो ऑलरेडी P, U और W ने ले रखी है, इसीलिए सिर्फ ये यहाँ पर आएगा। एक इंसान बचा, क्या बोला था? U के नीचे W और W के नीचे कहीं R आएगा, तो R हमारा आ जाएगा सेकेंड फ्लोर पर। बताओ, क्लियर है ये चीज़? इसने क्या बोला है हमें? Who among the following lives on 7th फ्लोर? तो 7th फ्लोर पर बताओ कौन रहता है? 7th फ्लोर पर रहता है U। ओके, तो यही था आपका आखिरी सवाल। अगर आपको ये सेशन पसंद आया, आपको इससे कुछ भी सीखने के लिए मिल रहा है, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इसे शेयर करेंगे अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।